हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मकसद पाकिस्तानी अवाम को गुड गवर्नेंस देना है। रियासत की दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। पहली, इस मुल्क में बसने वाले मर्दों ख़वातीन को वो तमाम सहूलियात मुहैया करना जिनको बरूए कार लाकर वो अपनी ज़िंदगियों में न सिर्फ बेहतरी ला सकें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। दूसरा, रेवेन्यू जनरेट करना ताकि वो आवाम पर पैसा खर्च करके उनकी फलाह व बहबूद कर सके। अब अच्छी गवर्नेंस तभी मुमकिन है जब जिस इलाके में रियासत मुश्तमिल है उसके तमाम बासी बराबर की सहूलियात हासिल कर सकें, यानी जोग्राफिया बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सादा अल्फाज में अगर इलाका बहुत बड़ा है तो उसमें बुनियादी सहूलियात सब तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्योंकि पाकिस्तान विफाक है तो पाकिस्तान में सूबों के इंतजामी यूनिट है। सूबे, रियासतें या रीजन्स ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कोई भी विफाक अपनी इकाइयों को देता है। पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ है, जबकि सूबों की तादाद आज भी 4 है, जो 50 साल कबल भी 4 ही थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की चारों इकाइयों या सूबों की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन वसाइल में उस तेजी से इजाफा नहीं हो रहा और ना ही अवाम को सहूलतें मिल रही हैं। 1951 में मौजूदा पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख के करीब थी, जो 2017 में 20 करोड़, 2021 में 22 करोड़ 92 लाख और 2023 में 24 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। यानी 73 सालों में कुल आबादी तकरीबन 8 गुना बढ़ गई। अब अगर 4 इकाइयों को देखा जाए तो पंजाब की आबादी 6.35 गुना, सिंध की आबादी 9.33 गुना, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 6.36 गुना, बलूचिस्तान की आबादी में 14 गुना इजाफा हुआ। और अब अगर आबादी के लिहाज से पंजाब को देखें, सिर्फ 12 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी पंजाब से ज्यादा है। 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग बसते हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान के रकबे को देखा जाए तो बलूचिस्तान का रकबा 172 ममालिक से बड़ा है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, मलेशिया, पोलैंड, इटली और यूके जैसे ममालिक भी शामिल हैं। अब अगर दीगर ममालिक में सूबों या स्टेट्स को देखा जाए तो अमरीका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, मगर आज़ादी के वक्त अमरीका सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। इसी तरह भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ 1947 में 9 रियासतों पर मुश्तमिल था, मगर इस वक्त भारत 24 रियासतों पर मुश्तमिल है। भारत में नई स्टेट्स बनाने का आगाज 1960 में पहली मर्तबा यानी आज़ादी के महज 13 साल बाद उस वक्त हुआ जब बंबई की रियासत को तकसीम करके महाराष्ट्र और गुजरात की 2 रियासतें बनाई गई थी। 1960 में पंजाब को 3 स्टेट्स में तकसीम कर दिया गया। सन 2000 में मध्य प्रदेश को तकसीम करके छत्तीसगढ़, बिहार को तकसीम करके झारखंड और उत्तर प्रदेश को तकसीम करके उत्तराखंड की स्टेट्स बनाई गई, जबकि आबादी 1 अरब 41 करोड़ से जायद है। इसी तरह चीन की कुल आबादी भी भारत के करीब है, मगर 31 सूबों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ और सूबों की तादाद 34 है। नाइजीरिया की आबादी 22 करोड़ और सूबे 27। ब्राजील आबादी 21 करोड़ से जायद, सूबों की तादाद 36। ईरान की बात करें तो आबादी 9 करोड़ से जायद है और उसके 31 सूबे हैं। इसके अलावा तुर्किया की आबादी 8.5 करोड़ लेकिन 81 सूबों पर मुश्तमिल है। अब पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की कुल आबादी का 53% पंजाब में बसते हैं, मतलब एक सूबा दीगर 3 सूबों पर भारी है। अब इतने बड़े सूबे के लिए सिर्फ एक हाई कोर्ट, लाहौर की प्रिंसिपल सीट और बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी में 3 बेंचेस है। इतने बड़े सूबे के लिए एक हाई कोर्ट और इस हाई कोर्ट में भी जजेस की 24 आसामियां अभी तक खाली हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की 1 प्रिंसिपल सीट और 2 बेंचेस, सिब्बी और तुर्बत, खाली आसामियों की तादाद 4 है। सिंध हाई कोर्ट की कराची में प्रिंसिपल सीट, कुल बेंचेस की तादाद 4 है, जबकि अभी तक 7 जजेस की आसामियां खाली हैं। जितना बड़ा सूबा होगा उसकी प्रिंसिपल सीट और बेंचेस पर केसेस का दबाव भी ज्यादा होगा। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल दिसंबर तक मुल्क की अदालतों में तकरीबन 23 लाख केसेस ज़ेरे अल्तवा थे। इंसाफ की फराहमी के साथ साथ गुड गवर्नेंस के लिए इंतजामिया को किरदार भी अदा करना होगा। 53% आबादी पर मुश्तमिल पंजाब में सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी होता है। जितना छोटा सूबा होगा उसका इंतजामी कंट्रोल उतना ही आसान होगा और सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होगी। इसी तरह रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में भी एक चीफ सेक्रेटरी, दहशतगर्दी का सामना करते खैबर पख्तूनख्वा में भी सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को सूबे में अमनो अमान का भी ख्याल रखना है और सर्विस डिलीवरी भी करनी है। इसी मामले पर बात करते हैं, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान को जो मुआशी चैलेंजेस का सामना है उसमें अवाम की फलाह बहबूद जो है वो सबसे बड़ा मसला है। आपको नहीं लगता कि छोटे इंतजामी यूनिट्स अगर बना दिए जाएंगे तो लोग ज्यादा खुशहाल होंगे?
आशा साहिबा, फेडरल गवर्नमेंट और जो सूबे हैं, पहले इनका जो 18वीं तरमीम का तनाजुल है उसको क्लियर करना जरूरी है। इसमें तकरीबन 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्रोविंसेस को चले गए हैं 18वीं तरमीम के मुताबिक, पर हमने फेडरल गवर्नमेंट में भी उन सब्जेक्ट्स को, पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने अभी भी फेडरल गवर्नमेंट में रखा हुआ है। एक तो ये शिफ्ट करना है। फिर याद रखिए कि एनएफसी जब 7वां हुआ तो तकरीबन 63% फेडरल टैक्सेस जो हैं वो प्रोविंसेस को, इंक्लूडिंग एजेके, जीबी एंड फॉर्मर फाटा जो हैं वो जाते हैं। अब बात, इतना बड़ा जो हुजम प्रोविंसेस के पास आया है, उसके बाद यही ख्याल था कि वो नीचे या तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा, जो उनका क़याम पाकिस्तान में मुश्किल रहा है, या कोई भी कराची में बैठकर या लाहौर में बैठकर 400 मील दूर किसी भी जगह को उस तरह मॉनिटर नहीं कर सकता। तो ज़रूर ये बात आगे बढ़नी चाहिए, और ये बात बहुत होती रही है कि सदर्न पंजाब जो है वहाँ पे एक सूबा जो है वो क़याम अमल में आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्यों कहते हैं हम? देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल प्रोविंसेस अर्निंग देयर लोकल मनीज एंड स्पेंडिंग ऑन द पीपल एट देयर डोर स्टेप्स, सो दैट उनके लोकल मसाइल वहां हल हों। इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी, लाइटर गवर्नमेंट होगी, बिकॉज आपने लोकली चीज़ों को मैनेज करना है। और फिर प्रोविंशियल जो पीएफसी है, ये तो एनएफसी हमने किया ना, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन, अब पीएफसी भी तो करना है जहां से चीज़ें नीचे जानी है। अब यही एक्सपेंडिचर का वो रिफॉर्म है आयशा, जो कि मिसिंग है पाकिस्तान में। इसलिए क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, क्वांटिटी तो हमने दे दी है, पर क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग जो है वो लैकिंग है। और फिर जब छोटे सूबे बनेंगे तो 3 मेजर टैक्सेस आशा साहिबा इनके पास हैं। आप सोचिए, इनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, सर्विसेज, जीएसटी ऑन सर्विसेज इनके पास है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन इनके पास है, बहुत बड़ा जो प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है चौथा, वो इनके पास है। तो ये सब काम ये छोटे सूबे कर सकते हैं। फिर ये सिटीज डेवलप कर सकते हैं। सिटीज खुद इंजन ऑफ ग्रोथ होती हैं दुनिया भर में। आप बड़ी सिटीज में जाएं, दोज आर द इंजन्स ऑफ रियल ग्रोथ। और सिटीज फिर वर्टिकल जाएं, ना कि हॉरिजॉन्टल जाएं, और फिर इसी से आपकी बिजली की एफिशिएंसी आएगी। ये सारी पाकिस्तान की जो थिंकिंग है, ये जो माइंडसेट है, आई एम रियली ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ये जरूरी करना है, और आई रियली होप कि ये दोनों साइड जो डॉक्टर साहब, ये मामला भी, प्रोविंसेस भी, सही, ये मामला आपको समझ आ रहा है कि कितना ज्यादा जरूरी है छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाना। हमें समझ आ रहा है। तो जो ऐवान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की है, जो कि बहुत ही जीरक हैं, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है? वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद या आईनी तरमीम इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आम आवाम जो है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ की फराहमी एक बुनियादी मसला है, एक इंसानी हक है। यहाँ तो लाखों केसेस अगर सूबों की बात की जाए जेर इल्तिवा हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 60,000 हैं, यहाँ पर लाखों हैं। हुकूमत ये कह रही है कि अगर नए इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे तो खर्च होगा, सेक्रेटेरिएट बनेंगे, सरकारी मुलाजमीन रखे जाएंगे, उस पर भी तो खर्च आएगा, वो कैसे मैनेज होगा? सो देखिए ना, अगर आप लीनर गवर्नमेंट बनाएंगे हर सतह पर, और अभी जो आपने गवर्नेंस का निज़ाम ही ऐसा रखा हुआ है कि हर काम अपने पास रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है जब लोकल लेवल पर जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए या प्रोविंसेस और बने तो आपको नए स्कूल खोलने की ज़रूरत है। हियर्स द ट्रिक। देखिए, कुछ काम गवर्नमेंट के करने के होते हैं, कुछ काम गवर्नमेंट जो है उसके लिए पे करती है, पर जरूरी नहीं है। अगर स्कूल आप प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ से चलवा सकते हैं अपने, वो बेहतर चलाएं। पर एक बच्चा, और वो गरीब का बच्चा हो या उसके ऐसे पेरेंट्स की पोजीशन हो कि आप मींस टेस्ट करें उसकी इनकम, आप उसकी मैट्रिक तक या एफएसए तक की तालीम के पैसे दें, पर जरूरी नहीं है कि आप वो स्कूल भी चलाएं। नाउ दिस इज अ डिफरेंट माइंडसेट। अगर मैं उसके हाथ में वो वाउचर रखूंगा जो किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस दे सकता होगा, तो फिर प्राइवेट स्कूल वाला भी उसको बहुत बेहतर ट्रीट करेगा। और तीसरी चीज ये कि जो काम आपके करने के नहीं है, पानी की फराहमी, ये सफाई का काम, ये गवर्नमेंट के काम शायद नहीं है, उनमें से गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए। ट्रेनें चलाना,
लोकल लेवल पर ये काम करना, बस सिस्टम्स, ये सब चीजें जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर होनी चाहिए, पर उसका क्या पूरा निजाम नए सेटअप से आना चाहिए। ये एक माइंडसेट है जो हमें सोचना है कि क्या हम ये रियल तब्दीली ला सकते हैं। आई थिंक इस पे आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये बहुत प्रोफेशनल स्टडीज मांगती हैं कि हाउ शुड ऑल दिस बी स्ट्रक्चर्ड, सिटीज का निजाम कैसा होगा। ये हमारे यहाँ चूंकि थिंक टैंक्स है नहीं, और सोच जो है वो आउटसोर्स्ड है। हम तो हर वक्त इसी में और रहते हैं कि आईएमएफ या डॉक्टर वर्ल्ड साहब ये भी बैंक या मामला नहीं है ना कि मल्टीलैटरल्स। दुनिया में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे पास तो मिसालें मौजूद हैं। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को ही देख ले, वहां पर उन्होंने किया, छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाए, हम उनकी स्टडीज को भी तो उठा के देख सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। हम चाइना की तरफ जाते हैं, बात करते हैं कि जी उनकी मईशत बड़ी अच्छी चल रही है, वहां से पॉलिसी मॉडल जो है वो उठाने की बात करते हैं। इस मामले के ऊपर हम क्यों नहीं देखते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ? तो चाइना की जो डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट है वो बहुत लोअर लेवल तक डिवॉल्व है, और उसने बहुत ऐसा किया। इंडिया में भी बहुत और सूबे बने, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि शायद ऐसा है कि अभी तक लोग सब इस पे बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल विल इज द प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि टेक्निकल विल पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सारी जो गुफ्तगू है वो इसी पे हो जाती है। मतलब आप अपने बिजली का सेक्टर देखें, और अगर आप रेल ही देखें, तो इसकी तंजीमें नौ अब तक फॉरेन जो कंसल्टेंट हैं वो करते रहे हैं, और जरा हाल देखिए कि क्या है। सो आपको ये आज माइंडसेट तब्दील करना है कि आपको लोकल डॉक्टर्स, लोकल थिंक टैंक्स, लोकल एकेडेमिया से ये सारे काम कराने हैं, और इनकी स्टडीज करके ये बिलीव करना है कि दिस इज पाकिस्तान फ्यूचर। आपकी दहलीज पर इंसाफ भी मिलना चाहिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट की जो काम है वो भी होने चाहिए, और गवर्नमेंट को लीनर यानी कि बहुत छोटा भी होना चाहिए। पहले तो 17 सब्जेक्ट प्रोविंसेस को नीचे डिवॉल्व कीजिए, वो डिविजन्स, वो डिपार्टमेंट्स वो बंद कीजिए, फिर प्राइवेटाइजेशन कीजिए, हर सतह पर कीजिए। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो अदारे हैं, प्रोविंसेस के पास भी बहुत से अदारे हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है एक थिंकिंग गवर्नमेंट बने, एक पॉलिसी ओरिएंटेड गवर्नमेंट बने। फिर रेगुलेटरी निज़ाम ठीक कीजिए। इसी तरह अगर सदर्न पंजाब से बिगिन करके देखेंगे तो बहुत मतलब बात हो चुकी ना, कि वहां तक जाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां पे डेप्रिवेशन है, उसको ठीक करें, वहां से शुरू करें, एक मॉडल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दें। जैसे कि आपने कई कामयाब तजर्बे किए, आपने जब मोटरवे पुलिस को अलहदा किया तो आपने एक कामयाब तजर्बा किया ना। कोई तो ये नहीं कहता कि मोटर पुलिस जो है ये सही काम नहीं कर रही है, जो हमारी नेशनल हाईवे पे ऑपरेट कर रही है या हमारी मोटरवेज पे ऑपरेट कर रही है। इसी तरह हमने फॉर एग्जांपल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अलहदा किया, उसको भी अच्छी तरह चलाया, 10 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा बनाया। जहां हमने खुद काम किया है, ये दोनों काम हमने खुद किए, हमने ठीक डिलीवरी की है। सो ये सारे काम जो हैं बतदरीज होंगे तो सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। बतदरीज होंगे। और सर, आप खुद भी वजारत खजाना के तर्जुमान रह चुके हैं। कोई संजीदा कोशिश की गई है इस मामले पर? क्या वहां ये बात हुई है कि नए सूबे बनने चाहिए? कोई स्टडी नहीं हुई है इस बारे में? देखिए, चूंकि ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस ने इसको आगे लेकर चलना है। जहां तक बहुत काम हुआ है वो ये हुआ है कि हमने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स पे काम किया, कि फेडरल गवर्नमेंट को कौन से काम नहीं करने चाहिए, और जो 7th एनएफसी के थ्रू पैसे लोकल हमने ट्रांसफर कर दिए हैं टैक्सेस में, तो अब जो जिम्मेदारी है वो भी नीचे ट्रांसफर होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग। और फिर छोटे सूबे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारा निजाम अगर बनेगा, इससे पॉलिटिकल प्रोसेस को भी बड़ी तकवीत मिलेगी, क्योंकि फिर आपके जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो पनपना शुरू होंगे, और फिर वो राइज करेंगे टू दी इवेंचुअली टू दी नेशनल असेंबली। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो उस तरह से हम तसलसल से अपनी डेमोक्रेसी को नहीं चला पाए, तो शायद ये सारा काम जो है वो नहीं हो पाया। और एग्जीक्यूटिव को भी आपको बहुत तब्दील करना पड़ेगा। ये जो बात है कि आज जनरलिस्ट्स की जो एग्जीक्यूटिव है उसका दौर भी खत्म हो गया है। जो इदारे आपने बनाने हैं उनमें आपको एनर्जी प्रोफेशनल्स का काम है, पाकिस्तान की फाइनेंस प्रोफेशनल्स का काम है, प्राइवेटाइजेशन प्रोफेशनल्स का काम है, एग्रीकल्चर अगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप वहां पे फूड सिक्योरिटी अगर लाना चाहते हैं तो ये एग्रीकल्चर को रिवैम्प करना प्रोफेशनल्स का काम है। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे प्रोविंसेस में भी हैं जहां पे आपको प्रोफेशनल इनपुट लानी पड़ेगी। वी रियली वांट डिलीवरी हियर। ठीक है। अच्छा सर, यही चीज को सोचते हुए तो 18वीं तरमीम की गई थी कि सूबों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा, ताकि जो विफाक है वहां से इख्तियारात लेकर सूबों को तफवीज किए जाएं, ताकि सूबे बेहतर तरीके से चल सके। 18वीं तरमीम का कुछ असर आपको नजर आया
मामलात और इंतजामी जो सिचुएशन है उसके अंदर बेहतरी में, या उसके अंदर मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए 18वीं तरमीम को और 7th एनएफसी अवार्ड को इकट्ठे पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ही जिसे कहेंगे लाज़िम व मलज़ूम हो गया है और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 60% रकम तो नीचे दे दी, 63% अगर आप जीबी और फाटा को भी मिला लें, पर आपने उस तरह सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व नहीं किया। यानी कि ऐसे काम जो वफाक को नहीं करने चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, पावर्टी पे हम इस साल शायद 650 अरब खर्च करने जा रहे हैं। पावर्टी सब्जेक्ट ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। इसकी जो स्पेंडिंग है उसको शेयर करना चाहिए सूबों से और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है यानी कि मालियाती फ्रेमवर्क वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है फेडरल गवर्नमेंट का कि जब हम सूबों को पैसे दे देते हैं तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचते, इतने पैसे भी नहीं बचते कि हम डेट और मार्कअप की रीपेमेंट कर सकें। ऑल दी अदर फेडरल गवर्नमेंट पेंशन्स, इनकम सपोर्ट, हर चीज पीएसडीपी इज रन ऑन बोरोड मनी। सो अगर यहां पे आ खड़ा हुआ है मुल्क तो आपको सर्टेनली सोचना पड़ेगा कि इस मसले से कैसे निकलेंगे। 17 सब्जेक्ट जो डिवॉल्व होने हैं प्रोविंसेस को, उसका जो पीएसडीपी का खर्चा है वो एक 300 अरब के करीब एस्टिमेटेड। आप स्टडी का पूछ रही थी, मैं स्टडी कोट करता हूं। 300 अरब जो जारी अखराजात हैं उसके हैं। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन 70-80 अरब रुपया लेता है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि इन सब चीजों का अब आपने क्या करना है। अब ये वो तश्कील नौ है जो गवर्नेंस की होनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे और मौखर करते रहेंगे तो हालात फिर वही रहेंगे जो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे हैं। अब इनको सॉल्व करना एक 5 साला हुकूमत है, सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लीडरशिप वहां पे है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। सो मैं फिर कहूंगा कि फंडामेंटल काम करने की कोशिश कीजिए। जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हुकूमत चलती है उसको तब्दील कीजिए। अगर स्ट्रक्चर्स को तब्दील नहीं करेंगे, अगर अंग्रेज के जमाने का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर लेकर आज चलेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इवन इंग्लैंड ने वहां पे बड़े प्रोफेशनल यूनिट्स बना लिए हैं जो कि रियल एडवाइस देते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजामी यूनिट्स बनने क्यों जरूरी है, मसला कहाँ पर है, स्टडीज हुई हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में वो हमसे बात कर रहे थे।